मेरा पति कमरे में आते ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेता था। मैं उसको समझाती कि इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, मगर मेरी एक ना सुनता था और कहता कि मैं इस वक्त का यादगार के रूप में हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन एक बार मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में हमारी एक भी वीडियो नहीं थी। मुझे शक हुआ और जैसे ही अलमारी खोली तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो ना जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब ख्याल सताने लगी थी। मेरा पति अजीब हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझ पर बिना वजह की रोक टोक करता था। इतना सारा कानून लगा रखा था, हर वक्त मुझ पर नजर रखता था, ऐसे जैसे मैं भाग जाऊंगी। मुझे छत तो क्या, खिड़की से बाहर देखने तक ही इजाजत नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। कभी जान निछावर करता तो कभी बिल्कुल अजनबी बन जाता था। मुझसे अपनी चीजें छुपाता था। मुझे अपने फोन को भी हाथ तक नहीं लगाने देता था। अपनी सारी चीजें लॉक करके रखता था। किसी का भी फोन आता तो उठकर बाहर चला जाता था, या मुझे कहता कि तुम बाहर जाओ, मैं फोन पर बात करूंगा, और चुपके से मेरी बातें ना सुनना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई चुपके से मेरी बातें सुने, और मैं सुभाष की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। सुभाष हर वक्त अपनी अलमारी को लॉक रखता था और किसी कीमती सामान की तरह अलमीरा की चाबी अपनी जेब में रखता था, और सुबह उठकर अपनी अलमीरा को देखता था कि कोई चीज इधर उधर तो नहीं हुई। हालांकि चाबी तो उसके पास ही होती थी, फिर भी शक करता था कि मैं इसके पीठ पीछे इसके चीजों को उठाती हूँ या देखती हूँ तो नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सुभाष किसी बीमारी का शिकार है। जब खुद का काम होता है तो एकदम मेहरबान हो जाता था। ऐसा लगता था सुभाष से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अलमीरा की इतनी हिफाजत करना, बार बार चेक करना और शक में डालता जाता था। आज सुभाष घर पर नहीं था और जल्दी मैं अपनी अलमीरा का लॉक करना भी भूल गया था। एक पत्नी होने के नाते मुझे बहुत फिक्र होता था कि आखिर इस अलमीरा में क्या है जिसे सुभाष कभी लॉक करना नहीं भूलता। और आज मुझे मौका मिला था। मैं अलमीरा की तरफ बढ़ी और डरते डरते अलमीरा की तरफ हाथ बढ़ाई। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज अलमीरा में एक राज पता चलेगा। मेरी ये परेशानी भी आज दूर हो जाएगी। अभी मैं अलमीरा खोलने ही वाली थी कि बेल बज गई, और बेल की आवाज सुनकर मैं उछलकर पीछे हटी। ऐसा लग रहा था कि कोई बेल पर हाथ रखकर भूल गया हूँ। मैं भागती हुई दरवाजा पर गई तो सुभाष खड़ा था। उसका चेहरा रेड था और सांस फूला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भागता हुआ आया हो या कोई इसके पीछे पड़ा हुआ हो। मैंने पूछा, सुभाष सब ठीक तो है? आप अभी तो काम पर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे? सुभाष मुझे रास्ते से हटाता हुआ बोला, जरूर चीज लेनी है, भूल गया था, और सीधा कमरे में गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सुभाष दोबारा ऑफिस के लिए निकल गया और मैं कमरे में आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। सुभाष ने अलमीरा लॉक कर दी थी और चाबी अपने साथ ले गया था। अब मेरा शक सही निकला। मतलब कुछ तो इस अलमीरा में था जिसे सुभाष मुझसे छुपा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत तेज था। मुझे पहले से ही पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या था जो मुझसे छुपा रहा था? पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि सुभाष मुझसे चीजें छुपाते हैं, और अब मेरे शक यकीन में बदल गया था। मुझे लग रहा था जरूरी किसी लड़की का चक्कर है, इसलिए सुभाष मुझसे खुश नहीं रहता है। अब मैं सोच रही थी कि सुभाष की जिंदगी में कोई लड़की थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की? कोई मजबूरी होगी। सुभाष के पापा राजी नहीं होंगे या लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए होंगे। अब मेरे दिल की बस यही बात घूम रही थी कि सुभाष बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा और दूसरा शादी कर लेगा। ये सोचकर मेरा दिल बैठने लगता था। मैं सुभाष के सारे काम करना चाहती थी ताकि वह मुझे ना छोड़े, पर सुभाष अपना काम खुद करता था। एक दिन मैंने सुभाष से कहा, आप अपनी अलमीरा की चाबी मुझे दे ताकि मैं आपकी अलमीरा की सफाई और सेटिंग कर दूं। ऐसा कहकर मैं सुभाष को गौर से देखने लगी। वह बोला, इस तरह की जरूरत नहीं है, खुद मैं कर लूंगा। अलमीरा में मेरे जरूरी कागजात हैं, उनको मैंने किसी को हाथ लगाने नहीं देता। अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं प्यार से बोला,
सुभाष, मैं आपकी कोई चीज इधर उधर नहीं करूंगी। एक बार मैं तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? सुभाष ने गुस्से से मुझे जवाब दिया और मैं चुप हो गई। फिर सुभाष ने मुंह फेर लिया था। इसका मतलब ये होता है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं गरीब घराने से थी। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। गरीब होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं थे। तभी सुभाष और उसके पापा एक दिन अचानक हमारे घर आए और मेरा रिश्ता मांगा और दहेज लेने से साफ मना कर दिया। फिर मेरे गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और बिना देर किए शादी के लिए राजी हो गए और बिना देखभाल के मेरा रिश्ता सुभाष से कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी सुभाष से हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे नसीब जाग गई है और बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ना जाने आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं दुल्हन बन कर करके बैठी थी। मेरा पति कमरे में आया और आते ही मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मेरे करीब आया। मुझे बहुत हैरानी हुई और उलझन होने लगी। मैंने डरते डरते सुभाष को कहा कि आप पहले कैमरा तो बंद कर दे। तो सुभाष ने कहा कि मैं ये खूबसूरत पल कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। मैं ये यादें संभाल कर रखना चाहता हूँ। मेरी सारी खुशी खराब हो गई। मोबाइल का कैमरा ऑन था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तीसरी आंख मुझे इस हालत में देख रही है, जैसे मोबाइल का कैमरा नहीं बल्कि कोई इंसान मुझे देख रहा हो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई, पर एक रात की दुल्हन थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना जाने क्या बात सुभाष को बुरी लग जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं सुभाष के बाद में समझाऊंगी कि ऐसा नहीं करते। फिर बाद में मैंने कहा, लेकिन सुभाष ने मेरी एक ना सुनी थी। फिर रोज का यही काम हो गया और मैं सुभाष को हमेशा समझाने लगी, लेकिन वो मेरी एक ना सुनते। वह कमरे में आते ही कैमरा चालू कर लेते थे। मैं शर्म से सर झुका लेती थी। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ कर गुजारती, पर मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी। मैं शुरू से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। कमरे के अंदर ये हाल था और कमरे से बाहर निकलते तो मेरा ससुर अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता और मैं परेशान हो जाती। ससुर मुझे एक आंख नहीं भाता था। एक लड़की होने के नाते मैंने उसकी गंदी नजरों में छुपी हुई ख्वाहिशें पढ़ ली थी। मैं ससुर के सामने खुद को बड़े से चादर में छुपा लेती थी कि उसकी गंदी नजर मुझ पर ना पड़े। एक तो मेरे ससुर को कोई काम नहीं था, सारा दिन घर में बैठा मोबाइल देखता रहता था या बस मुझे घूरता रहता था। उसे जरा भी शर्म नहीं थी कि मैं उसकी बेटी की पत्नी थी और उसकी बहू। कभी दिल करता कि मैं सब कुछ सुभाष को बताऊं, लेकिन मैं जानती थी कि सुभाष मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मुझे इस घर में आए हुए 6 से 8 दिन ही हुए थे। सुभाष अपने बाप की जगह मेरी बात पर भी भरोसा नहीं करेगा। घर में हम सिर्फ 3 थे, मैं, सुभाष और मेरे ससुर। मैं इस बात का भी ससुर के धन्यवाद करती थी कि उसने मुझे कभी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बस नजरे से ही मुझे घूरा करता था। पर कभी कभी हाथ वो काम नहीं करते जो आंखें कर जाती है। एक बार सुभाष नहीं रहा था। मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ था और सुभाष के निकलने से पहले ही मैंने उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया और सारा दिन अपने दिमाग में यही बात सोचती रही कि उनकी अलमारी भी लॉक है, फोन पर भी लॉक लगा हुआ है, मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देते। आखिर क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं ढंग से खुश हो पाई हूँ। जब भी मायके जाने का नाम लेती मेरे पति मुझे रोक लेते और मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास होती थी। मेरे मम्मी पापा बहन भाई बहुत याद आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उन लोगों से इतना दिन दूर रही थी। और दूसरी, सुभाष के मोबाइल में हमारे वीडियो मुझे बहुत परेशान करता था। अगर कभी किसी ने वीडियो देख लिए तो जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रहा थी। सारी रात मेरी करवट बदलते बदलते गुजरी थी। सुभाष गहरी नींद में सो रहा था। तभी मैंने आराम से सुभाष का मोबाइल लिया और धड़कते दिल से सुभाष का फिंगर मोबाइल पर रख दिया और मोबाइल का लॉक खुल गया। मोबाइल लेकर मैंने दूसरी तरफ करवट ली और कंबल से ढककर वो आराम आराम से मोबाइल की तलाशी लेने लगी। मेरे दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल हड्डियां तोड़कर बाहर निकल आएगा।
अगर सुभाष की आंख खुल गई और उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे घर से भी निकाल देगा, क्योंकि वह अपनी चीज़ों से मामले में बहुत टेढ़ा था। सारे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो मेरी और सुभाष की कोई वीडियो भी नहीं थी, हालांकि रोज़ वीडियो बनता था। मैंने मोबाइल बंद करके वैसे ही सुभाष के सिरहाने रखा और सोच के कि समुंदर में डूब गए। सुभाष ने कहा था कि वो वीडियो कर रहा है या वो आजमा रहा था। उसने कोई वीडियो नहीं बनाई है, शायद मुझे जांचने के लिए ऐसा कर रहा होगा। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैंने महसूस किया था कि जब सुभाष घर पर नहीं होते थे और जब भी मैं किसी काम से ससुर के सामने से ही गुजरती, वह अपने मोबाइल में कुछ देखता और मुझे देखकर कहता, वाह क्या वीडियो है। देखकर मजा आ गया और मुझे लगता मैं शर्म में जमीन में धंस जाऊंगी। ऐसा लगता था जैसे ससुर मेरे ही वीडियो देख रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर अपने ख्याल वहम समझकर छुटला देती। ससुर के अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। सुभाष जब तक काम में वापस नहीं आता था, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता था जब सुभाष अपने बाप के साथ छुपकर बातें करता था। दोनों मुझे देखकर चुप हो जाते थे या फिर कोड वर्ड में बात करते थे। वह दोनों मुझे सादा और मासूम समझते थे, जैसे मैं उनकी बातें नहीं समझ रही हूँ। पर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, सब समझ रही थी और कुछ कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे तो मैं सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती थी। सुभाष ने मुझे बताया कि उसका पापा दिल का मरीज है, पर मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे सुभाष का बाप नहीं उसका बड़ा भाई हो। बिल्कुल जवान लगता था और मैं यही सोचती थी कि ससुर तो बिल्कुल जवान लगता है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद सुभाष की मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की, शायद सच में वह हार्ट पेशेंट था। एक रात जब हम सो रहे थे कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने सुभाष को नींद से उठाया। मेरा ससुर अपनी सीना मसल रहा था, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बार बार सुभाष को बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और सुभाष भी घबरा गया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाप को सहारा देकर बाहर निकल गया और मुझे कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर देना। मैंने एक बात नोट की थी कि सुभाष और मेरे ससुर घर पर कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ते। दोनों में से एक घर पर ज़रूर रहता है। अगर कभी मजबूरी में दोनों घर से बाहर जाते तो दरवाज़ा का बाहर से ताला लगा कर जाते थे और मुझे कहते थे कि तुम घर पर अकेली रहो, इसलिए बाहर से ताला लगाया है। पर ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगता था और फिलहाल तो हमारी शादी के नए नए दिन थे और मुझे बहुत जगह चुप रहना पड़ जाता था। आज मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई, ऐसा लगा जैसे कि मर जाएगा। उसका रंग एकदम वाइट हो गया था। पहले तो कभी इसकी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। सच कहूँ तो मुझे मेरे ससुर की तबीयत की खराबी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मुझे उस पर कोई तरस आया। शायद तरस खाने के काबिल नहीं था। मेरी सोच वहाँ अटकी थी कि अचानक याद आया कि सुभाष इमरजेंसी में चाबी लेकर नहीं गया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और भागती हुई चाबी तलाश के मेरे 10 मिनट चाबी तलाश करने में गुजर गए। मैं थक कर बैठ गई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने बेड का गद्दा ऊपर किया है और मैं खुश होकर बैठ गई क्योंकि गद्दे के नीचे मुझे चाबी मिल गई थी। और मैंने जल्दी जल्दी अलमीरी खोली तो मेरी जान निकल गई। मेरा पति तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे था। वहाँ कुछ खास चीज़ें मुझे नहीं दिखी और मैं मायूस हो गई। वहाँ पर एक लैपटॉप और कुछ कागज़ पड़ा था, पर जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कुछ वीडियो और फोटो देखी और शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। वहाँ पर बहुत से लड़कियों के वीडियो थे और मेरी भी थी, जो सुभाष रोज बनाता था। उन सब में सुभाष ने अपना चेहरा अप्लाई नहीं किया हुआ था, पर मैं सुभाष को अच्छे से पहचानती थी और उसमें लड़कियों को बेचने की एड्रेस भी थी। उन सब चीज़ों को मालूम हो रहा था कि सुभाष और उसके बाप की दोस्ती एक बहुत बड़े गैंग से है, जो गरीब लड़कियों को शादी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर सुभाष से बहुत सारे शादी के कार्ड भी पड़े थे। मैं यह सब देखकर अंदर से डर गई। मैं एक बहुत बड़े चाल में फंस गई थी। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था।
मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। अगर सुभाष को ये बात पता चल गया कि मैं उसके बारे में जान गई हूँ तो मुझे फौरन मार देगा। वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर मुझे हिम्मत करनी थी। शुरू में तो ख्याल आया कि ये सब डिलीट कर दूं और सब बर्बाद करके भाग जाऊं, पर कहाँ जाती। अब तो मुझे शक हो रहा था कि सुभाष ने घर में कैमरा छुपाकर लगा रखे होंगे, जिससे वो मेरी सारी बातें पता लगा रहा होगा। ये सोचकर तो मेरी हालत और बिगड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अब जो होना था सो हो गया। अगर सुभाष कैमरा लगाए हुए हैं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर ख्याल आया कि ये सब मेरा वहम हो। फिर मेरा दिमाग तेजी से काम करना शुरू किया और मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसे पड़ा था, और अलमारी का लॉक करके चाबी वापस उसी जगह पर रख दी। अगर मैं भाग जाती तो सुभाष का राज कभी ना खुलता और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंचने की कोशिश कराता। मैं भगवान से प्रार्थना करके रोने लगी और इतनी रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैं भगवान से मदद मांगे जा रही थी और अब ना जाने कब तक सुभाष मेरे इस्तेमाल करने वाला था। ना जाने मेरे साथ क्या करता। बहुत वक्त गुजर गया था, अभी तक सुभाष नहीं आया था। इसका मतलब इसके बाप की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वरना सुभाष ज़रूर वापस आता, अलमारी की चाबी ले जाता। तभी मैं उठी और सारे घर की तलाशी लेने लगी, पर मुझे कोई खास चीज़ें ना मिली। तो मैं अपने ससुर के कमरे में गई। जब मैं शादी होकर आई थी एक बार भी ससुर के कमरे में नहीं गई थी। सुभाष ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि पापा के कमरे में कभी नहीं जाना, उनको पसंद नहीं है। अब मैं ससुर के कमरे में गई तो उनका कमरा बहुत बड़ा था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये भी एक राज है, वह इस कमरे में जो छुपा है। तभी मुझे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं तलाशी लेने लगी और मुझे कुछ नज़र नहीं आया, पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था। उस पर मेरे पैर पड़ा तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने वहाँ कालीन हटाकर देखा तो वहाँ कमरे के फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई जगह बंद करने के लिए दिया गया हो। मैंने डरते डरते वह ढक्कन उठाया तो मेरी होश उड़ गई। वहाँ पर नीचे की तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। आज मैंने सारे राज जानने के सोच लिया था। अब चाहे मैं मरती या बचती, क्योंकि सुभाष मुझे वैसे भी जिल्लत की ज़िंदगी देता, इसमें अच्छा है कि मैं मर जाती। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और मुझे टॉर्च पड़ा हुआ दिखा। ज़रूर यहाँ नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैंने टॉर्च लिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं वहाँ जाकर देखी तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ तो अंधेरे में एक कैद खाना बना हुआ था। वहाँ 5 लड़कियाँ कैद थी और खाना ना मिलने की वजह से सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। सब लड़कियाँ ने बताया कि इन बाप बेटे ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर शादी का गेम खेलकर उनके साथ गलत वीडियो बनाई, फिर गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते रहे, और जब वह लड़की इस काम पर राज़ी नहीं हुई तो उन लोगों ने इस अंधेरे में हमें कैद कर दिया और अब बहुत जल्दी ही हमें बेचने का इरादा रखते हैं, और इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ये लड़कियां ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इनकी यहाँ से निकालने की मदद करूं, वरना जल्दी मुझे भी इस अंधेरे में कैद होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं क्या करूँगी। मैंने चाबी की तलाशी शुरू की। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे अभी सुभाष आ जाएगा। चाबी ढूंढते हुए मेरे हाथ कांप रहा था। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही मैंने ताला खोला और उन सबको आज़ादी कर दिया, और फौरन ही उनके साथ ऊपर आ गई और अलमारी को खोलकर वहाँ पर रखी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी एक बैग में रख ली, क्योंकि मुझे इनके खिलाफ सारे सबूत जमा करने थे। अगर सुभाष घर वापस आ जाता और हमें ना पता होता तो फौरन सारे सबूतों के साथ गायब हो जाते और कभी पकड़े ना जाते। पर मैं चाह रही थी कि वह पकड़े जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बहुत रात हो गई थी, और हम सब मिलकर घर से बाहर निकल आए। बहुत देर छुपाते छुपाते डरते हुए हम 6 लड़कियां रात के अंधेरे में किसी सवारी का इंतज़ार किए, और हम सब मिलकर भगवान से भी मदद मांग रहे थे। और आखिर में हमें एक टैक्सी नज़र आई तो हमारी जान में जान आ गई, क्योंकि लड़कियां बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी।
वहाँ से टैक्सी करके सीधा हम पुलिस स्टेशन आए। इस दौरान हम सबको पता लग गया था कि अभी दोनों बाप बेटा घर आ जाएगा और हमें उम्र भर की अंधेरे में कैद रखेंगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसी डर से हम पुलिस स्टेशन पहुँच गए और पुलिस को हम सब लड़कियों ने सब कुछ बताया कि इन बाप बेटों ने हमें कैद किया है और हमें आगे बेचने का इरादा रखते हैं। पुलिस को सुभाष का घर एड्रेस दे दिया और पुलिस ने फ़ौरन छापा मारा और बहुत से चीज़ें पुलिस के हाथ भी लग रही थी जो मेरे हाथ नहीं लग पाई थी। सुभाष के खिलाफ सारे गवाह मिल गए थे। अब कोई उसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता था। मेरा ससुर मर गया था। उसे इस बूढ़े की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती कि वह पुलिस के हाथ के मारे से बच गया था और मर गया था। सुभाष अपने बाप को एम्बुलेंस के घर ले रहा था। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था और वह मर गया था। सुभाष अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तभी उसे कुछ होश ना रहा था। एक रात के बाप के साथ साथ इसके जुल्म की कहानी भी खत्म हो गया था। लग रहा था कि भगवान के यहाँ आज दोनों बाप बेटे की पकड़ हुई थी। एक तो भगवान के पास हिसाब किताब थे और दूसरा कि वो जेल में काल कोठरी में उम्र भर सड़ना था। जिस तरह उसने इन मासूम लड़कियों को अंधेरे में कैद किया था, पुलिस ने सुभाष को पकड़ हिरासत में ले लिया और उसे बहुत मारा पीटा। एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसका तलाश बहुत सालों से पुलिस को थी और हमने पुलिस को दबाव में आकर सुभाष के सारे साथियों का नाम और उनके पता बताए और उनको भी पकड़वा दिया। इस तरह सारा गेम पुलिस को हाथ लग गया। पुलिस ने हमारे सारे वीडियोस हर जगह से डिलीट करवाई और सब लड़कियों को अपने अपने घर चली गई और इतने बड़े गेम को पकड़वाने की वजह से मुझे इनामी पैसे भी मिले और मेरा नाम बहुत रोशन हो गया और मेरा नाम अखबारों में छपाया था। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था, पर मैं बहुत डरी हुई थी। बहुत साल के बाद मेरी शादी हुई थी और मेरे इस शादी के बहुत लोगों को भरोसा उठ गया था। अक्सर मुझे सपने में मेरे पति और ससुर नज़र आते थे। कभी मैं सपने में देखती कि मैं अंधेरे खाने में कैद हूँ। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया और मम्मी ने सबसे यही कहा कि मेरे पति मर गया है, इसलिए मैं गहरी सदमे में हूँ। सुभाष से मैं डिवोर्स ले ली थी। मम्मी ने कहा अगर लोगों को डिवोर्स के बारे में बताओगी तुम्हारा दोबारा घर नहीं बस पाएगा, इसलिए मैंने सबसे बताया कि मैं विधवा हो गई हूँ। इससे एक भगवान का लिखा हुआ समझकर सब चुप हो जाते और हमारे गांव में डिवोर्स देना अच्छी नहीं समझते थे। अम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मम्मी को अब भी लगता था कि मैं दोबारा शादी करूंगी और दोबारा घर बसाऊंगी। मेरा तो शादी से भरोसा उठ गया था। सच कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जख्म ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म के निशान मरते वक्त तक हमारे साथ रहते हैं और उन निशान को देखकर वह दर्द आ जाता है। और फिर 2 साल के बाद मम्मी पापा के कहने में मैं दोबारा शादी कर ली। मोहित हमारे गांव का ही रहता था। बचपन से उसे देखते आए थे। मोहित पहले शादी की थी, मगर मोहित को अपने पत्नी से नहीं बनी और 2 साल के अंदर मैं उन दोनों को डाइवोर्स हो गया था और अब मैं मोहित की पत्नी हूँ। मोहित एक बहुत अच्छा इंसान और मोहब्बत करने वाला पति है। आज हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने मोहित को सुभाष के बारे में असल हकीकत नहीं बताया। मैंने सुना था कि जो खुद अपना बात छुपा कर नहीं रखते, भगवान भी उनका पर्दा नहीं रखता, और मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने सुभाष से शादी की थी, पर सुभाष ऐसा निकलेगा मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और अब मेरे जमीन पर कोई बोझ नहीं था। अब मैं मोहित के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मोहित मेरी बहुत इज्जत करता है। पति से एक लड़की इज्जत और मोहब्बत ही तो चाहती है। मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई थी। अपनी जिंदगी के पिछले बात को मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, पर आज आप सबको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच जाए। सुभाष तो कैद है, पर उसके जैसे इंसान भेड़िए की तरह अब भी गलियों में फिरते हैं, किसी मासूम लड़की को नोच कर खा जाएं। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। कैसे भी सुभाष के हाथ से बच निकली और भगवान ने मुझे दिमाग दिया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी मैंने बचाया, वरना ऐसे इंसान मासूम लड़कियों के बारे में भी नहीं सोचते और ना ही इन्हें दुनिया में डर होता है और ना ही भगवान से डर होता है। धन्यवाद दोस्तों।